तो बच्चों इस वीडियो में हमको स्टार्ट करना थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? Thermodynamics means the branch of physics in which we study about the relationship between mechanical energy and heat energy. Thermodynamics फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं या हम स्टडी करते हैं, रिलेशन पता करते हैं मैकेनिकल एनर्जी और हीट एनर्जी में। फॉर एग्जाम्पल जैसे हीट इंजन, तो जैसे आप लोग की बाइक है, स्कूटी, इन सब में क्या है, आपने पेट्रोल डाला, वो पेट्रोल जाता है इंजन के अंदर, वहां कंबशन होता है, पेट्रोल जलता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसकी वजह से जो बाइक है, स्कूटी, उसका व्हील रोटेट करने लगता है। मतलब हीट एनर्जी का कन्वर्शन किसमें होता है? मैकेनिकल एनर्जी में। तो जब हम ऐसी ब्रांच में स्टडी करते हैं, रिलेशन मींस सिंपल द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन हीट एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। तो बच्चों ये थर्मोडायनेमिक्स में हमको यही सब कुछ स्टडी करना है। फिर नेक्स्ट जो मुझे टॉपिक डिस्कस करना है आपसे वो है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम, वैसे भी बच्चों कभी भी सिस्टम का मतलब होता है टू पार्टिकल्स और ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड सिस्टम। जब हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो यदि मैं आपको थोड़ा सा बोलूं कि बुक की लैंग्वेज में बोलूं तो इट इज एन असेंबली ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स whose state can be expressed in terms of pressure, volume V and temperature T। ऐसी असेंबली को जिसमें लार्ज नंबर में पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं और जिनके ऊपर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से रिलेटेड इफेक्ट होते हैं, उस असेंबली को हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जैसे यहाँ पर हम लोग को जब डिस्कस करना है तो यहाँ मैं आपको थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो बताने वाला हूं उसमें ये सिलेंडर यूज करूंगा मैं, और इस सिलेंडर में यहाँ पर पिस्टन रहेगा और इसके अंदर गैस। फिर हम इस पिस्टन को यदि प्रेस कर दे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज कर दे, वॉल्यूम कम हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो इस असेंबली को हम लोग बोलेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम। फिर नेक्स्ट सराउंडिंग। सराउंडिंग बच्चों इस सिस्टम का जिस पर इफेक्ट होता हो उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। यदि हमें बुक की लैंग्वेज में बोलूं तो एवरी ऑब्जेक्ट outside the system which can influence the system, पूरा वो आउटसाइड का ऑब्जेक्ट जो एक्चुअली में सिस्टम को अफेक्ट कर दे या सिस्टम उस आउटसाइड के ऑब्जेक्ट को अफेक्ट कर दे, उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। एवरी ऑब्जेक्ट आउटसाइड द सिस्टम which can influence the system is called the surroundings। जैसे मैंने यहाँ पर यदि सिलेंडर, पिस्टन और अंदर गैस दी है, मैं बोल रहा हूं कि इसको कंप्रेस करूंगा या एक्सपांशन होगा, तो जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर को हम लोग बोलेंगे सराउंडिंग्स। तो हमको जो सराउंडिंग्स यहाँ पर लेना है वो एटमॉस्फेयर। फिर नेक्स्ट बच्चों मैंने आपको बोला है जो मुझे डिस्कस करना है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। तो
प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनको बोलते हैं हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। यदि हम किसी एक में चेंज करते हैं तो दूसरे के ऊपर यदि इफेक्ट होता है, तो ऐसे जो वेरिएबल्स, इनको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। Those variables with the help of which the behavior of thermodynamic system is studies are called thermodynamic variables. Pressure, volume, temperature, etc. are thermodynamic variables. मतलब मैंने आपको बोला those variables with the help of which the behavior of थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज स्टडीज। थर्मोडायनेमिक सिस्टम का क्या नेचर होगा, क्या बिहेवियर होगा, इनमें चेंज की वजह से यदि हम इसको स्टडी करते हैं, जिन पर स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। यहां पर हम लोग थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स लेते हैं, प्रेशर को, वॉल्यूम को, टेम्परेचर को। तो बच्चों ये है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ स्टेट। Those equations which relate these thermodynamic variables are called equation of state. For example, यदि मैं बोलता हूं for ideal gas, तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है PV is equal to nRT। यहाँ P का मतलब प्रेशर होता है, V का मतलब वॉल्यूम होता है, और T का मतलब टेम्परेचर। तो P, V और T में रिलेशन। N बच्चों होता है नंबर ऑफ मोल्स, और R को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है R is equal to 8.31 joules per mole per Kelvin। 8.31 joules per mole per Kelvin। तो इस इक्वेशन को अपन बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। हालांकि आगे मैं आपको समझाऊंगा कि आइडियल तो कुछ होता ही नहीं है। आइडियल मतलब जो बिल्कुल 100% प्योर हो। तो आपको डिटेल में समझाऊंगा मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि जो अजम्पशंस होते हैं आइडियल गैस के, यदि वो पूरे फॉलो किए जाए तब ये इक्वेशन होता है PV is equal to nRT। लेकिन बच्चों वो पूरे अजम्पशंस जो हैं कोई भी रियल गैस फॉलो नहीं कर पाती है। जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो डिफरेंट अजम्पशंस हैं, उनमें बोला गया देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और जो गैस के मॉलिक्यूल्स है उनका वॉल्यूम निग्लिजिबल माना गया है। तो ऐसा नहीं है। इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, इसलिए कोई भी गैस जो है वो कंप्लीटली आइडियल गैस नहीं है। लेकिन लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर बात करें, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर हाई होगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगेगा। उस कंडीशन में जो रियल गैसेस हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इनको माना गया आइडियल गैस। तो इसलिए वंडरवॉल ने आगे करेक्शन किया था, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसने भी इक्वेशन ऑफ स्टेट बताया है, पर वो किसके लिए? रियल गैसेस के लिए, प्रैक्टिकली जो अवेलेबल है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो उसने ये करेक्शन देके बताया कि ये इक्वेशन आइडियल गैस के लिए है, रियल गैसेस के लिए इक्वेशन होना चाहिए P प्लस A/V² into V minus V is equal to nRT। मतलब उसने P प्रेशर में भी करेक्शन किया और वॉल्यूम V की जगह भी करेक्शन किया।
ये करेक्शन क्या होता है ये अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे अलग से। यहां पर P का मतलब प्रेशर है, V का मतलब वॉल्यूम है। यहां पर N नंबर ऑफ मोल्स आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। लेकिन A और B जो है वो वंडर वॉल कांस्टेंट कहलाते हैं। तो बच्चों ये डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे, पर आप समझ गए हैं कि इक्वेशन ऑफ स्टेट हम किसे कहेंगे। ऐसा इक्वेशन जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स पे रिलेशन शो करता है उसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। फिर नेक्स्ट बच्चों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होती है? तो a thermodynamic process is said to take place when the thermodynamic variables of a thermodynamic system change with time. यदि हम a thermodynamic process is said to take place when the thermodynamic variables of thermodynamic system change with time. यदि हम इन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में कोई चेंज करते हैं और उससे जो प्रोसेस ऑपरेट होता है उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब जैसे डिफरेंट प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या किया जाता है? जो ये सिस्टम है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है, प्रेशर में चेंज करते हैं, वॉल्यूम में चेंज करते हैं, लेकिन टेम्परेचर पूरा कैसा मेंटेन रखते हैं? कांस्टेंट। टेम्परेचर को कांस्टेंट करके प्रेशर और वॉल्यूम में स्टडी करते हैं। फिर जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस, ये भी एडियाबेटिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, इसमें हम हीट को कांस्टेंट रखते हैं और हीट को कांस्टेंट करके प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर पर का प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर में क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। साइक्लिक प्रोसेस, इसमें इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होता है, अपन स्टडी करेंगे। आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखकर प्रेशर चेंज करते हैं, टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट होता है। आइसोबारिक प्रोसेस, इसमें प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं, वॉल्यूम का टेम्परेचर चेंज होने से वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट दिखते हैं। तो ऐसी डिफरेंट प्रोसेस को अपन बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जिनको बहुत डिटेल में अपन पढ़ने वाले हैं। फिर नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। डिफरेंट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होते हैं। मतलब यदि अपन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को बोले तो बोल सकते हैं सिस्टम इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ द मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स describing the thermodynamic state of the system do not change with time. अब ये जो अपन ने बोला तो देखो इसको एग्जांपल देकर बताएं तो डिफरेंट थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कौन से होते हैं? तो उसमें से जैसे एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है। ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? There is no unbalanced force in the interior or between the system and the surrounding. Unbalanced force नहीं होता है, no unbalanced force। तो उसको अपन बोलते हैं, मतलब जितना एक्सटर्नल फोर्स उतना इंटरनल फोर्स, नेट फोर्स जीरो, अनबैलेंस फोर्स नहीं रहेगा। ऐसे सिस्टम को अपन बोलते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। फिर थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब जैसे सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का टेम्परेचर सेम, टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा है। जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो हीट भी फ्लो नहीं करेगी, तो इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर एट द सेम टेम्परेचर। फिर नेक्स्ट बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम
the system does not undergoes any spontaneous change in its internal structure due to chemical reaction and diffusions. इसको बोलते केमिकल इक्विलिब्रियम। किसी भी टाइप के कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा। फिर नेक्स्ट बच्चों मुझे बताना चाहिए आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, पर पहले देखेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बता रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if the two systems are in thermal equilibrium with a third system separately, then they will also be in thermal equilibrium. कोई डिफरेंट टू सिस्टम्स हैं, एक सिस्टम ये A, ये किसी डिफरेंट सिस्टम C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और एक ये सिस्टम B, ये भी C के साथ इक्विलिब्रियम में है। A और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है, B और C ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब जो टेम्परेचर A का होगा वही टेम्परेचर C का होगा। ऐसे ही B और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब जो टेम्परेचर C का है वही टेम्परेचर B का है। इसका मतलब ये A और B जो है ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। यदि कोई टू डिफरेंट सिस्टम्स हैं और वो किसी थर्ड सिस्टम के साथ सेपरेट थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड सिस्टम भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। दिस इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मैं एक बार फिर से आपको रीड करता हूं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। If the two systems are in thermal equilibrium with a third system separately, then they will also be in the thermal equilibrium. तो बच्चों ये था जीरोथ लॉ, लेकिन जीरोथ लॉ के बाद मुझे जो आपको डिस्कस करना चाहिए वो है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, या पहले मैं आपको डिस्कस करता हूं वर्क डन इन एक्सपांशन। वर्क डन इन एक्सपांशन, तो देखो बच्चों, यदि मान लीजिए कोई सिस्टम है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि यहां पर अपन यदि वर्क डन इन एक्सपांशन, यदि ये सिलेंडर है और उसमें यहां तक गैस भरी हुई है, ये सिलेंडर जो है पिस्टन, इसका वेट होता है। अब आपने यहां पर बाहर बर्नर रख दिया, हीट दे दी, हीट देने से ये पिस्टन जो है यहां से यहां आ गया, V1 से V2। तो अब सिस्टम ने कितना वर्क किया, सिस्टम ने कितना वर्क किया ये हमको कैलकुलेट करना। तो बच्चों यहां वर्क, ये पिस्टन डायरेक्ट V1 से V2 तो गया नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा खिसकता गया होगा। मान लीजिए यहां से यहां तक आया है और कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, dx। तो यदि यहां से dx डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क है, चूंकि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क भी स्मॉल होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, dw is equal to force into displacement, force into displacement, क्योंकि यहां से क्या लग रहा होगा, फोर्स। हालांकि यदि मैं चाहूं
तो dW इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा भी लिख सकता हूँ। ये जो पिस्टन का एरिया है, सपोज ए, इससे मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो नो डाउट ये हो जाएगा 1 टन dW इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है बच्चों प्रेशर, और एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम, तो डेफिनेटली यहां हो जाएगा इनटू ऑफ dV। तो वर्क डन इज इक्वल टू स्मॉल वर्क dW इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। पर यदि हम पूरा V1 से V2 तक जो वर्क है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो आपको ये जो सारे स्मॉल 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 डिस्प्लेसमेंट हुए हैं, इन सब के लिए स्मॉल 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 वर्क होगा। इन सारे स्मॉल वर्क का क्या करना पड़ेगा, समीशन। तो W इज इक्वल टू समीशन ऑफ दीज ऑल स्मॉल वर्क। बच्चों मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में स्मॉल समीशन को अपन इंटीग्रेशन से शो करते हैं। समीशन का मतलब इंटीग्रेशन, तो इसका मतलब W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW। तो फिर W टोटल वर्क W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dW की जगह P इंटू dV। क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम, कहां से कहां, V1 से V2 तक, तो लोअर लिमिट V1 और अपर लिमिट V2। तो कभी भी हमको वर्क कैलकुलेट करना है तो हमको इस तरीके से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब निश्चित रूप से मैं आपको समझा रहा हूं, यहाँ पर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, चेंज हो रहा है वॉल्यूम। प्रेशर क्यों कांस्टेंट है भाई, आप सिंपल सी बात है, ये सिलेंडर है, ये इसका पिस्टन, ये यहां से हीट दे रहे हैं, ये यहां से प्रेशर लग रहा है, बढ़ रहा है गैस का, पिस्टन का अपना वेट है, उसके कारण प्रेशर डाउनवर्ड है, ये दोनों प्रेशर इक्वल है। लेकिन क्या हुआ, यदि आप इसको ऊपर नहीं बढ़ने देना चाहते और वेट बढ़ा देते, मतलब डाउनवर्ड प्रेशर आप इंक्रीज कर देते, पिस्टन वही रहता, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होता, लेकिन गैस का प्रेशर बढ़ जाता, क्योंकि यदि वही है तो जितना डाउनवर्ड प्रेशर उतना अपवर्ड प्रेशर। अब चूंकि आपने डाउनवर्ड प्रेशर इंक्रीज किया, इसका मतलब अपवर्ड प्रेशर भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तभी तो पिस्टन की पोजीशन वही बनी हुई है, एरिया क्योंकि वही है। तो इस कंडीशन में यदि आप वेट इंक्रीज नहीं कर रहे हैं और पिस्टन अपवर्ड जा रहा है, इसका मतलब है केवल क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम, और प्रेशर इंक्रीज नहीं हो रहा। प्रेशर उतना ही है जितना पिस्टन का वेट है, वेट अपॉन एरिया, सॉरी, पिस्टन का जितना वेट है डिवाइडेड बाय एरिया, वो प्रेशर डाउनवर्ड, उतना ही प्रेशर गैस का अपवर्ड। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कांस्टेंट क्वांटिटीज कॉमन आ जाती है P, और ये रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ dV। वैसे भी आपको पता है यहाँ वेरिएबल आप इसको बोलेंगे वॉल्यूम को, क्योंकि यहाँ लिखा है dV मतलब चेंज इन वॉल्यूम, जो चेंज होता है वो वेरिएबल होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dV फ्रॉम V1 टू V2। अब आप सबको पता है इंटीग्रेशन dx क्या होता है, x, इंटीग्रेशन dV क्या होगा, v, इंटीग्रेशन dV क्या होगा, सॉरी p तो है, इंटीग्रेशन dx क्या होता है, x, ये आपने देखा है, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू ऑफ x। इंटीग्रेशन dV क्या होगा, तो v हो जाएगा, और लिमिट से आ जाएगी फ्रॉम v1 टू v1 टू, तो इसका मतलब W इज इक्वल टू P इंटू अपर लिमिट V2 माइनस लोअर लिमिट V1। तो इस तरीके से एक्सपांशन में ये वर्क होगा। यदि अपन एक्सपांशन के लिए बात करते हैं तो इन एक्सपांशन
एक्सपांशन का मतलब हो गया फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर होगा किससे, इनिशियल से। मतलब V2 जो है वो बड़ा है V1 से, और हमेशा बिग क्वांटिटी में से भी स्मॉल क्वांटिटी को सबट्रैक्ट करते हैं तो जो साइन आता है वो बिग क्वांटिटी का, और बिग क्वांटिटी यहाँ V2 पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव इंटू T, इसलिए वर्क भी क्या आएगा, पॉजिटिव, वर्क पॉजिटिव। बच्चों यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री में फर्क आ रहा है। फिजिक्स जो होती है वो एक्सपांशन के केस में वर्क को पॉजिटिव मानती है, इसको बोलते हैं वर्क डन बाय सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा है। लेकिन यही पिस्टन को आप दबाते, हीट नहीं देते बल्कि पिस्टन को प्रेस करते, कंप्रेस करते, गैस को कंप्रेस करते, ऊपर से प्रेशर लगाते, तो यदि वो 20 लीटर थी तो हो सकता है 15 लीटर रह जाती, मतलब फाइनल वॉल्यूम लेस होता इनिशियल से। और यदि ऐसा होता इन कॉम्प्रेशन, यदि कॉम्प्रेशन का केस होता तो V2 लेस हो जाता है V1 से, और फिर यदि आप V2 माइनस V1 करते, V1 ग्रेटर है और V1 का साइन नेगेटिव है, तो नो डाउट वर्क भी जो आता है वो नेगेटिव आ जाता। इसको बोलते हैं वर्क डन ऑन सिस्टम। तो ध्यान रखो बच्चों, हीट के केस में वर्क डन बाय सिस्टम ये पॉजिटिव होता है, वर्क डन ऑन सिस्टम ये नेगेटिव होता है। एक्सपांशन में वर्क पॉजिटिव, कंप्रेशन के केस में वर्क नेगेटिव। पर वर्क की जो वैल्यू होती है वो P इंटू V2 माइनस V1, या वर्क W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P इंटू dV फ्रॉम V1 टू V2। इसी से रिलेटेड है बच्चों इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है, ग्राफ होता है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, इट इज कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम। तो ये अपन डिस्कस करते हैं। पहले मैं सोच रहा था कि आप बोर्ड पर जो भी है उसको आप पॉज कर लें, वीडियो को पॉज कर लें, और यदि नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना लें। फिर अभी मैं आपको समझाता हूं इंडिकेटर डायग्राम। बच्चों नेक्स्ट है इंडिकेटर डायग्राम। वैसे तो हम लोग बोलते हैं ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड इंडिकेटर डायग्राम, पर एक और है जो आपको समझना चाहिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम with two variables is called indicator diagram। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, या वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, या प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, ये जो ग्राफ्स होते हैं उनको बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम with two variables is called indicator diagram। पर मोस्टली जो ग्राफ होते हैं, यदि हम प्रेशर और वॉल्यूम यदि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स लेते हैं, ये इंडिकेटर डायग्राम है। मतलब जब प्रेशर ज्यादा था तो वॉल्यूम कम है, और जब प्रेशर कम है तो वॉल्यूम ज्यादा है। यदि ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया है और मान लीजिए V1 से लेके V2 तक, तो ये जो पूरा एरिया है ABCD, एरिया ABCD, ये क्या शो करेगा, पीवी ग्राफ बना है। नो डाउट इस ग्राफ को आप क्या बोलेंगे, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, या इसी को इंडिकेटर डायग्राम बोल देते हैं। इस ग्राफ का वॉल्यूम एक्सिस से ये जो एरिया कवर हो रहा है ABCD, ये क्या शो करेगा, तो ये एरिया हमको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, तो यहाँ एक स्मॉल स्ट्रिप लीजिए, और ये वॉल्यूम एक्सिस है तो डेफिनेटली ये क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम dV, और ये हाइट होगी P। और यदि आप इसको ध्यान से देखिए तो ये रेक्टेंगल शेप में है,
ये एरिया आप निकाल सकते हैं, स्मॉल एरिया है। सपोज इस स्मॉल एरिया को हम बोलते हैं डीए, तो हम लोग बोल सकते हैं इन डायग्राम डीए इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो P इंटू डीवी। टोटल एरिया फाइंड करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीए करोगे या भी इंटीग्रेशन करोगे P इंटू डीवी। इंटीग्रेशन डीए का मतलब टोटल एरिया A इज इक्वल टू, और यहाँ इंटीग्रेशन P इंटू डीवी कहां से कहां तक, B1 से लेके B2 तक। तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P इंटू डीवी फ्रॉम B1 टू B2। लेकिन जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन P इंटू डीवी होता है टोटल वर्क फ्रॉम B1 टू B2। इसका मतलब ये इंडिकेटर डायग्राम का जितना एरिया है, एरिया A B C D is equal to A is equal to what, work done। तो कभी भी बच्चों यदि वर्क कैलकुलेट करना है तो हमको ये एरिया ABCD कैलकुलेट करना चाहिए, ये आपको समझना होगा। इसके बाद बच्चों मुझे नेक्स्ट जो टॉपिक आपसे डिस्कस करना है वो है इंटरनल एनर्जी। इसको U से डिनोट करते हैं। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ a system is called internal energy। यदि मैं आपसे पूछूं इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आइडियल गैस है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगता, और जहां अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता वहां पोजीशन नहीं होती है, और इसलिए वहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो। तो इसलिए टोटल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू केवल क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। किसके केस में, आइडियल गैस के केस में, और आइडियल गैस होती नहीं है। तो रियल गैसेस के लिए इंटरनल एनर्जी क्या बोलोगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को अपन कैपिटल U से डिनोट करते हैं। इसके बाद बच्चों मुझे जो बताना है आपको वो बताना है वर्क एनर्जी रिलेशन। वर्क एनर्जी रिलेशन, या इसी को थ्योरेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं, और इसी को कुछ बुक्स में हेडिंग दी गई है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो एक्चुअली में मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, तो W इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। हमेशा वर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोड्यूस हीट के। जितना ज्यादा आप वर्क करेंगे उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। आप सिंपल अपने हैंड को रब करें तो डेफिनेटली आप वर्क कर रहे हैं और इस वर्क के कारण हीट प्रोड्यूस होगी, आपके हाथ गर्म हो जाएंगे। बहुत ज्यादा वर्क करेंगे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो थ्योरेटिकल फॉर्म ये है, work done on the system is directly proportional to produced heat। यदि हम इसको इक्वल करते हैं तो W is equal to J into Q आता है। यहाँ J को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, और इस J की वैल्यू जो होती है वो होती है 4.2 जूल्स पर कैलोरी।
लेकिन बच्चों जब ये हम रिलेशन यूज करते हैं तो इसमें हम वर्क को जूल्स में मेजर करते हैं और क्यू को किसमें, कैलोरी में। यदि हम वर्क को भी जूल में मेजर करें, हीट को भी कैलोरी जूल में मेजर करें, तो फिर हमको जे की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर W इज इक्वल टू क्यू होगा, जितना वर्क उतनी हीट प्रोड्यूस होगी जूल्स में। तो यदि आप सेम यूनिट लेते हैं तो W इज इक्वल टू क्यू, लेकिन जनरली हम लोग वर्क जूल में मेजर करते हैं और क्यू को कैलोरी में। उस वक्त हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा W इज इक्वल टू 4.2 इंटू ऑफ क्यू, जे की वैल्यू 4.2। तो बच्चों ये है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अब नेक्स्ट मुझे आपको बताना चाहिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो मैं डिस्कस करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही साथ डिफरेंट थर्मोडायनेमिक सिस्टम, प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो अपन वो नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।